नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़े रहिए आप JF लॉ क्लासेस पर, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय संविधान की क्लासें चल रही हैं और IPC ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 4-5 दिन के गैप हो जाने के बाद आज मैं क्लास ले रहा हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जितना संभव होता है मैं क्लास लेने की कोशिश करता हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आर्टिकल नंबर या यूँ कहें अनुच्छेद नंबर 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान की क्लास। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ाया जा रहा है। जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पिछली वाली क्लासें देखना है तो आपको क्या करना है, IPC की क्लासें देखना है तो आपको JF लॉ क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही आप JF लॉ क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। मैं आपको उसका लोगो दिखाई देता हूँ। इस प्रकार आपको लोगो दिखेगा। जैसे आपको चैनल पर सर्च मारोगे JF लॉ क्लासेस, ये क्लास ओनली YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है और आप देखते रहिए। और पुरानी क्लासें देखने के लिए आपको करना क्या है कि आपके लिए एक प्लेलिस्ट के बनाई हुई है और उसमें IPC संविधान दो अलग अलग प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। तो आप IPC पढ़ना चाहते हैं तो IPC की प्लेलिस्ट में चले जाएं और संविधान पढ़ना चाहते हैं तो संविधान लिख रहे हैं। सारी पिछली क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अब मैं आपसे नई क्लासों के बारे में बात करूं कि कब क्लास हमारी आती हैं, कब नहीं आती हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारी जो क्लासें हैं जब भी अपलोड हो जाएंगी तो आपको लिए क्या करना है, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पे। जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। यदि आप लोगों ने पेन कॉपी वेयर एक्ट नहीं लेके बैठे हैं तो मैं ऐसा आपसे कहूँगा कि आप पेन कॉपी वेयर एक्ट लेकर बैठें। इससे आपका अपना एक अलग ही फ़ायदा है। उसका क्या है, जैसे ही आपको इन सभी चीज़ों को लेके बैठते हैं तो आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ मैं बताता हूँ, उस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 के बारे में। आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 हमारा बात करता है अनटचेबिलिटी के संबंध में, यानी अस्पृश्यता का अंत। किसके संबंध में, अस्पृश्यता, या हम ऐसे कह सकते हैं छूआछूत का अंत। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल मान के चल सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही उपयोगी आर्टिकल है। अक्सर ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती रहती हैं कि छुआछूत के बारे में। तो इसके बारे में आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत का अंत किया गया है। यानी जो धारा है
यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है या ये कहता है आप नीची जाति के हो, ऊंची जाति का है कोई, यदि घृणा के भाव से ऐसा कोई वो आता है तो आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन होता है। तो इसमें अंत किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत और उसको किसी भी रूप में आचरण से निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता की उपयोगी नियोक्ता को लागू करने के लिए अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें क्या है, अगर कोई आर्टिकल नंबर 17 का यदि उल्लंघन करता है तो आपको विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। इसके संबंध में एक एक्ट भी स्पेशल बना हुआ है, SC ST एक्ट 1989 में। इसमें क्या है, स्पेशल यदि ये सारे उल्लंघन होता है तो उसके संबंध में ये SC ST एक्ट है, इसमें उपबंध किए गए हैं और आपको दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। तो इसके SC ST एक्ट के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 17 को इतना समझ लेते हैं कि यदि आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन होता है तो दंडात्मक प्रावधान SC ST एक्ट में चले जाते हैं। आप अक्सर देखते रहते हो ये धाराएं लगती रहती हैं और कहीं ना कहीं ये घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 के बारे में। आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 कहता उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 18। तो उपाधियों के अंत के बारे में कुछ प्रावधान बताए गए हैं कि किस स्थिति में आप कोई भी उपाधि नहीं लेंगे, विदेश की उपाधि आप नहीं लेंगे, कुछ भेंटें ले सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से ले सकते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति यदि भारत में रह रहा है तो वो उपाधियों को ले सकता है। तो आइए इसको हम एक साइड से पढ़ते हैं कि इसके बारे में प्रावधान क्या है। इसके जो क्लॉज दिए, क्लॉज बाय क्लॉज मैं आपको पढ़ाता चलूँगा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि बियर एक्ट में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है इसमें कि राज्य सेना, सबसे पहले बात करते हैं हम राज्य के संबंध में। ये राज्य है, राज्य सेना विधा संबंधी सम्मान के सिवाय। कौन कौन से? एक तो सेना के संबंध में, दूसरा विधा के संबंध में। ये दो सम्मान के सिवाय इनको छोड़कर और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी इन दो उपाधियों को ग्रहण कर सकते हैं, इन दो उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों को ग्रहण नहीं किया जाएगा। पहला क्लॉज इसका ये बोलता। दूसरे क्लॉज पे हम बात करते हैं तो दूसरा क्लॉज कहता है भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई नागरिक है और वो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। भारत का नागरिक विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा, ऐसे हम इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं। व्यक्ति कहाँ का है? भारत का। नागरिक कहाँ का है? भारत का नागरिक। विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा, विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। इसमें लिखा है कि भारत का कोई नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम क्लॉज नंबर 3 की या खंड नंबर 3 के। तो खंड नंबर 3 कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है,
क्या कहा इसमें, जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो क्या है, भारत के अधीन, इसमें लिखा है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद को धारण करे हुए और विदेशी राज्य से कोई उपाधि ले रहा है, तो उसको राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है, तभी वो स्वीकार कर पाए। यानी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और वो भारत के अंतर्गत कोई लाभ का पद या विश्वास पद धारण करे हुए है, भारत में काम कर रहा है और उसको विदेशी राज्य से किसी से उपाधि धारण करना है, तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक। अब मान लीजिए कुछ कंडीशन बताई गई है चौथे वाले क्लॉज में, खंड नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, 18(4). अब 18(4) ये कहता है कि मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, लेकिन उसको विदेशी राज्य से भेंटें उपलब्ध हो रही हैं। क्या हो रही हैं? भेंट, उपलब्धि, भेंट, उपलब्धि। अब इनको भी वो लेगा तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक। यानी भेंट और उपलब्धि को ले सकता है कब? जब राष्ट्रपति की सहमति प्रदान हो जाए। राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन विदेशी उपाधि किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं करेगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 18 प्रावधान करता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो कि 19 से 22 तक प्रावधान किए गए हैं। 19 से 22 तक। अब स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल नंबर 19 है, तो 19 के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि वो आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी बोलने के संबंध में स्वतंत्रता। हम सीधे तौर पर अगर बात करें तो बोलने के संबंध में स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में बताई गई है। अब आर्टिकल नंबर 19 में ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ चीज़ों पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 में ही, और उसमें कहा है कि आप इन कंडीशनों का या इन शर्तों का यदि आप पालन करते हुए बोलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। तो वो शर्तें निम्नानुसार हैं। पहले हम ये समझे लेते हैं कि इसमें किस किस चीज़ पे हम बोल सकते हैं, हम क्या क्या अधिकार हमको प्राप्त है। तो इसमें भी जो क्लॉज दिए गए हैं या जो हम कह सकते हैं खंड दिए गए हैं, तो पहले वाले खंड के अंतर्गत 5 उपक्लॉज हैं। कितने उपक्लॉज हैं? 5 नहीं, सॉरी 7 उपक्लॉज हैं। कितने उपक्लॉज हैं? एक बार देखिए आप, ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 का खंड 1 और 1 के अंतर्गत उपक्लॉज दिए गए हैं ए से लेके जी तक। इतना आप याद रखना है। इन चीज़ों में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ए से लेके जी तक हमको सारे क्लॉजों को पढ़ना है और सब में बताया गया है कि किन में क्या क्या प्रावधान किए गए। जैसे मैं आपसे 1 के नंबर की बात करूं, इसमें लिखा है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी अपनी क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, ये आपके पास स्वतंत्रता है। ये में बताया गया है। दूसरा कहता है कि शांतिपूर्वक संगम, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्वक गैर हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं। ये क्लॉज नंबर बी में बताया गया है। अब शांतिपूर्व सम्मेलन के बाद क्लॉज नंबर सी आता है। उसमें कहा गया है संघ और संगम, सहकारियाँ, सोसाइटियाँ बनाने का अधिकार।
डी वाला आना आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबद्ध संचरण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, चलना फिरना, यहाँ से वहाँ कहाँ बसना है। अब संचरण के बाद से भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, ये ई में बताया गया है। जो एफ क्लॉज है इसके बारे में आप एक बार अच्छे से नज़र दौड़ा लें। इसमें ये लिखा गया कि जो संपत्ति का अधिकार था, पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। कैसा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया। और इसको कहाँ फेंक दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 300A में, यहाँ पहुँच गया संपत्ति का अधिकार। अब ये कैसा बचा है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो एफ यहाँ से निरस्त किया गया। कब निरस्त किया गया? 1978 में। इतना आप याद रखें। अब आता है जी वाला, वृत्ति और उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी अपने हिसाब से क्या कारोबार हमको करना है, सारी चीज़ें अपने आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन अब इसके क्या है, ये तो क्लॉज नंबर या खंड नंबर हम 1 में कह सकते हैं, 1 में ये सारी चीज़ें बताई गई। अब खंड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, अब इनमें क्या किया गया है? निर्बंधन लगाए गए हैं। 2 से लेके 6 तक निर्बंधन लगाए गए हैं कि आप किन किन कंडीशनों में बोल सकते हैं, किन किन कंडीशनों में आप व्यापार कर सकते हैं, किन किन कंडीशनों में आप रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना और आपकी समझ में आ जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन चीज़ें ये आती हैं, भारत की एकता अखंडता पर प्रभाव न पड़े। बसने वाली यदि बात आती है तो SC ST के व्यक्तियों को कोई परेशानी ना हो आपसे ज़्यादा, आप उनको परेशान ना करें। इस प्रकार से कई सारे उपबंध इसमें बताए गए हैं जो आपके लिए निर्बंधन का पालन करना आवश्यक है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 19। अब हम आर्टिकल नंबर 20 के बारे में कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी लोगों ने हमारी इस क्लास को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम कल फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए JF लॉ क्लासेस पर।